हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं पंकज वर्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस विद पंकज पे। प्यारे बच्चों, आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 है ये। और ये जो अभी आपके सामने बुक है ये है सपोर्टिंग मटेरियल। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। 2022-23 का एडिशन है, क्योंकि 2023-24 अभी छपा ही नहीं है। तो आप 23-24 के भरोसे ना रहें। 22 से 23 आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। और ये आपको किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पे मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट वाली किताबें होती हैं NCERT की, जो प्रोवाइड करवाती है। अभी हमारे पास समय बहुत कम है और काम काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आई होप आपको क्लियर चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जब चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम केवल वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जो अदर फालतू की इंफॉर्मेशन है जिसका एग्जाम से कोई भी रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, हम उसको स्किप करके आगे बढ़ते जाएंगे। ये वाली जो वीडियो है ये आपकी रिवीजन वीडियो है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, व्हाट इज इट। अब इसमें सबसे पहले जो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये कई बार सवाल आया हुआ है 1 नंबर में। तो इसका आप लिखेंगे इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड लिखेंगे तो ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट नंबर दिलवाने में सहायता करेगा। इन द कंडक्टर, यानी कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज की जो रेट होती है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। चलिए मैं पेन एक बार कलर चेंज कर ले रहा हूँ। हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल क्या आता है, हम इसे नापते किस में है, इसकी यूनिट क्या होती है। देखिए जो इसकी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। अब उसके बाद अगले पॉइंट देखते हैं, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब फंक्शंस क्या बनेगा। आपको जैसे पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज अपॉन में टाइम, कि वो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम के अंदर, इसी को हम आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या नाम है, आई के नाम से जानते हैं। आई का मतलब यहाँ पे करंट से है। आज पहली बार ये ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा एफर्ट हो सके, हो जाए, तो इसलिए आप बिना वजह परेशान ना होइएगा। ये वाला जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी है। और आपका नीचे मैं पीडीएफ की फॉर्मेट में भी दे दूंगा आपको, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगाया गया है। अब उसके बाद जैसा कि आपको ये पता लग गया है फंक्शन क्या बनेगा इसका, आई इजकल टू क्यू अपॉन में टी। अब इसे हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला तो यही रहा है, आई इजकल टू क्यू अपॉन में टी। अब आपको बस बता रखा है जो क्यू है, क्यू का मतलब होता है चार्ज या नेट चार्ज, और यहाँ पे जो टी है टी का मतलब है टाइम। बस दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको क्या याद करना है, इसमें सिर्फ आपको पहला पॉइंट क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले के साथ इसकी यूनिट क्या है। डेफिनेशन मैंने बता दी है, फॉर्मूला आपका ये रहा, आई इजकल टू क्यू अपॉन में टी, और जो यूनिट है, यूनिट होती है इसकी एम्पियर। यूनिट क्या होती है, ये होती है एम्पियर। अच्छा, अब इसे जब हम यूनिट को नापेंगे तो इसके लिए कोई मीटर लगेगा, तो उसको हम कहते हैं ए मीटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर बाय एन ए मीटर। ए मीटर उस मशीन का नाम है जिसके अंदर हम एम्पियर को नापते हैं, करंट को नापते हैं, कितने एम्पियर के इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बाद क्या है, ये किस सीरीज में लगता है, यानी ये सीरीज में लगेगा। सीरीज दो तरीके की सीरीज है यहाँ पे, एक तो है लाइन सीरीज, लाइन सीरीज सीरीज, और जो पहले के बाद जो दूसरा पॉइंट है ये है पैरेलल, पैरेलल सीरीज। लाइन सीरीज और पैरेलल सीरीज, ये जो ए मीटर लगता है आपका लाइन सीरीज में लगता है, यानी सीधी सीधे लगेगा। और दूसरा, इससे जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो यह है
कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जब करंट फ्लो करवाता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अभी जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये ड्राइव करता है, यानी कि जो सेल है एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है साइड, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे मूव करवाता है करंट। एक सवाल और आता है कि ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई, करंट को हम आई से डिनोट कर लेते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव ड्राइव करते हैं, ये आ गया ई। ई का मतलब हो गया आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और आई का मतलब हो गया यहाँ पे करंट। आई जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। ये पक्की बात है, ये वाला सवाल आपका फंसने के बहुत अच्छे और ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। ये वाली जो क्लास है आपका थियोरेटिकल क्लास है, आप इसमें आराम से पढ़िए। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। एटम फंडामेंटल का मतलब, पार्टिकल का मतलब हो गया कि जो सबसे बेसिक पॉइंट होता है वही है यहाँ पे। अब इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि अब ये आपका रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। जैसा कि मैग्नेट होती है, मैग्नेट में दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो सेम साइन होते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करूं या नेगेटिव नेगेटिव की बात करूं, ये हमेशा रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन वहीं पर एक कोई पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट में और इसमें इलेक्ट्रिक पावर वाले में, दोनों में सेम कंडीशन चलती है। अब इसके बाद और आगे चलते हैं। जो चार्ज है, चार्ज को हम किस चीज में नापेंगे? चार्ज को हम नापेंगे कुलाम्ब में। कुलाम्ब का जो पहला वर्ड है उससे हमें बड़ा बनाना चाहिए वैसे, सी। ये आ गया कुलाम्ब, इसको सी से हम डिनोट करते हैं। एक कुलाम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी आप सीधा लगा लीजिएगा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या है? चार्ज ऑन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी रखिएगा ध्यान। 1.6 × 10⁻−19 कुलाम, ये है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। और ऊपर वाला सवाल क्या है? ऊपर वाला सवाल कह रहा है कि एक कुलाम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों में अंतर है, इसलिए इन दोनों अंतरों को आप एक बार ध्यान से देख के जाइएगा एग्जाम के अंदर। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम और क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें एक आपको ये छोटा सा फंक्शंस बता रखा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, आप वैसे ही समझ जाएंगे। क्यू का मतलब क्या है? चार्ज, टोटल चार्ज। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? वो होता है 1.6 × 10⁻19। कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। बस आपको उतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको कई तरीके से सवाल करवाऊंगा, यानी एक ही सवाल है। जितने भी क्वेश्चन होंगे प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, आपको कोई भी अदर किताब खरीदने की कैसी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखेंगे करंट क्या है। करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि जिस भी रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम करंट के नाम से जानते हैं। अब इसे नापने की यूनिट क्या होगी? चार्ज अपॉन में टाइम, यानी आई बराबर क्यू अपॉन में टी। आई होप जितना मैंने समझाया उतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, जो करंट है उसको हम एम्पियर में नापते हैं। अब इसके बाद एक सिंपल चीज, इसका साइन कैसा होता है? ये कुछ इस तरीके का होता है। ए लिखा, ए लिखने के बाद इस पे गोला बना दो, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, एक पॉजिटिव बना दो एक नेगेटिव बना दो। ये सिंपल है, इसमें आप बिना वजह ज़्यादा परेशान ना हो। जो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम उन्हें करेंगे, उसके बाद कोई अदर चीज़ हम देखेंगे। अब एक मीटर में 2 पॉइंट और पूछता है। पहला क्या है? पहला सवाल पूछता है इसकी रेजिस्टेंस क्या है। ये लो रेजिस्टेंस है, यानी इसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा। एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली होगा, यानी जीरो के अप्रोक्स होगा। और दूसरा ये क्या है, कौन सी ये किस तरीके से कनेक्ट होता है? ये सीरीज में कनेक्ट होता है या लाइन सीरीज में कनेक्ट होता है। ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके बाद बस इतना ही है।
अब इसके बाद आगे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा। आप अगर इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलें तो आपके लिए अच्छा, अगर नहीं बनाते चलते तो मैं आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आप अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे। आप एग्जाम में जाने से पहले 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लें, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा थियोरेटिकल का। प्रैक्टिकल के लिए मैं अलग से बना दूंगा, उसके अंदर पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। हो सकता है मेरा मेथड किताब के मेथड से थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो आप इसमें बिना वजह घबराइएगा मत। मेरे मेथड थोड़े से शॉर्ट पड़ सकते हैं लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक का एक वायर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक चार्ज को ले जाने में जितना भी आपका काम हुआ है, वर्क डन, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला क्या है? V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वर्क, और क्यू का मतलब होता है चार्ज। डब्ल्यू को हम किस में नापते हैं? वर्क को हम किस में नापेंगे? हम नापेंगे जूल में, तो इसका जो सिंबल हो गया वो हो गया जे। और कुलाम जो क्यू है, क्यू को हम नापते हैं सी में, यानी कुलाम्ब में। चार्ज को हम नापते हैं कुलाम्ब में। बस यही है। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे ऑथर ने, यहाँ ये पूरा ये जितना है ना, ये इसी फॉर्मूले को शब्दों में बयां कर रखा है, यानी कि इसकी डेफिनेशन बना दी इसी फॉर्मूले की, बस आपको थोड़ा सा लंबा दिखाने के लिए, वरना इतना लंबा है नहीं। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर मैं 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? वर्क, वर्क को हम नापते हैं जूल, अपॉन में 1 जूल हो गया, और यहाँ पे आ गया 1 गुलाम। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर जूल अपॉन में गुलाम, या फिर जूल थोड़ा सा स्पेस देने के बाद हम गुलाम लिखेंगे, गुलाम की पावर -1 कर देंगे। इन दोनों का मतलब सेम है। यहाँ जो सेकंड वाला पॉइंट है वो इसने यहाँ पे लिख रखा है ऑथर ने, आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी तिगड़मबाजी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तब एक बड़ा कॉन्सेप्ट ड्राइव हो जाता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। अब इसके बाद हम देखते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या है? When 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt। वही जो फॉर्मूला है उसी को इन शब्दों में बयां कर रखा है। अब इसके बाद वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको यूनिट, 1 वोल्ट, ये जो वोल्ट है ये तो है यूनिट। एक मीटर जो लगता है जिसमें वोल्टेज आती है या वोल्ट आता है उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में अब हम क्या देख सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट जो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हाई रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस लेता है और बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस लेता है। और दूसरा क्या है? ये पैरेलल सीरीज में लगाया जाता है। सिंबल क्या है? वी। बस कुछ ज़्यादा अगर सिंबल आपको दिखाना है इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। ये लगता है किसमें? पैरेलल में लगता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यही है चीज़ें नॉर्मल, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है मैं वो बता दे रहा हूँ। 1 और ये 2, इसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है जब इस तरीके की आपकी की बनाइए रखे जिसके अंदर डॉट ना हो, तो हम इसे कहते हैं ओपन। ओपन या फिर ऑफ। जब स्विच ऑफ होता है ना तो इस तरीके की वो कंडीशन बना के देगा। और अगर इसके बीच में डॉट आ जाता है, जैसे यहाँ पे है ये वाला डॉट, तो इसका मतलब है जो स्विच है वो ऑन है। बस आप इसके हिसाब से आगे की कैलकुलेशन करेंगे। इसे हम की कहते हैं, की का मतलब स्विच ही है यहाँ पे। बल्ब के लिए क्या है, ए मीटर के लिए क्या है, वोल्टेज के लिए क्या है, वोल्ट मीटर के लिए क्या है, ये आपको सब बता दिया। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो अब चीज़ें आएंगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? वो है आपका ओम्स लॉ, ओम का नियम। और इस ओम का हमारे भगवान शिव से कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है, तो कृपया करके बच्चे इसमें सबका मालिक एक वाली कंडीशन ना करें। ये ओम्स लॉ है,
अब सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट ऑफ ए मेटालॉइक कंडक्टर is a direct proportion to the current passing through the circuit provide that temperature remains constant। अब क्या है, अब मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब इसे समझिएगा आप। पहला पॉइंट क्या है इसमें, सबसे पहला पॉइंट है टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सबसे पहली शर्त ये है, ऐसा नहीं है कि आप उसका टेम्परेचर घटा या बढ़ा रहे हैं तब उसके बाद आप कैलकुलेशन करें, नहीं, टेम्परेचर सेम ही रहेगा, एक बार जो शुरुआत में था अंत तक वही रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंटों के बीच, यानी एक वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंटों के बीच, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा किसके, करंट के, यानी कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा I के। तो बस आपको यही बता रखा है इसमें। आप ये आता है 5 नंबर का, 5 नंबर आप कैसे गेट करेंगे, सबसे पहले 1.5 नंबर की तो डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 2.5 लाइन की जो है ये है 1 सही 1/2, 1.5 नंबर की तो आपकी डेफिनेशन है, आधा नंबर का ये फॉर्मूला, आधा नंबर यहाँ पे मिल गया, टोटल मिल गए आपको अभी तक 2 नंबर। 2 नंबर के बाद क्या है, आपका ग्राफ आता है, आपका आता है यहाँ पे ग्राफ, ये ग्राफ आ गया आपका 1 नंबर का। तो टोटल मिला के 3 नंबर यहाँ तक के हो गए। अब इसके बाद आपको V यानी वोल्ट की, उसके बाद रेजिस्टेंस रजिस्टर, उसके बाद करंट I, इन तीनों की डेफिनेशन देनी है। क्या देनी है इन तीनों की आपको, डेफिनेशन। और अगर आप एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होगा, तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, ये आपका 5 में से 5 नंबर आपका कंडक्ट करवा देगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, अब आप ये समझिएगा रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की। कंडक्टर का मतलब क्या है, कंडक्टर का मतलब यहाँ पे टिकट काटने वाला नहीं होता, कंडक्टर का मतलब होता है जो वायर है, जो आप किसी भी सर्किट के अंदर वायर यूज करेंगे उसी को यहाँ पे कंडक्टर कहा गया है। कई बच्चे सोचते हैं कि एक आदमी आएगा वो टिकट काटेगा, नहीं, ऐसा कोई भी दूर दूर तक अंदेशा नहीं है। जो कि रेसिस्ट करता है किसको, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है उसको जो रेसिस्ट करेगा, उसको रोकेगा, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको नापते किस में है, इसको ओम में नापते हैं। ओम का सिंबल क्या है, ओम का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। अब आगे चलते हैं, अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है ये वाला पॉइंट, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, कि जो कंडक्टर है उसकी, वो किसके चीज पर, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके चीज पर डिपेंड करता है। इसमें 4 चीजें मेन है, 4 में क्या है, लेंथ पहला, दूसरा एरिया, तीसरा टेम्परेचर और चौथा नेचर। लेंथ एरिया टेम्परेचर नेचर, लेंथ एरिया टेम्परेचर नेचर, ये 4 वर्ड हैं, आपको ध्यान रखना है, चाहे तो कैसे भी याद करिए कि रेजिस्टेंस है वो किसकी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, 4 चीजों के ऊपर, लेंथ एरिया टेम्परेचर नेचर, लेंथ एरिया टेम्परेचर नेचर, लेंथ एरिया टेम्परेचर नेचर। अगर आप ये 4 पॉइंट लिखे आएंगे तो आपको ये कम से कम अगर सवाल आया तो 2 से 3 नंबर का आएगा अप्रोक्स, और 2 से 3 नंबर आपको पास भी करवा सकते हैं, फेल भी करवा सकते हैं, अब आपके ऊपर है आप कितना ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम आगे, रजिस्टिविटी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, ओम मीटर में इसे हम नापते हैं रेजिस्टेंस को, उसके बाद रेंज ऑफ मेटल, मेटल हो या अलॉय, उसकी रेंज क्या हो सकती है, 10 की पावर 8 से लेके 10 की पावर 6, वो भी नेगेटिव। और जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर की पावर होती है 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 17।
इंसुलेटर का ध्यान रखना, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। मुझे कैसे पता लगा, आपको कैसे पता लगेगा? देखिए, जो मेटल और अलॉय होता है, सबसे पहले अलॉय का ध्यान रखिए। अलॉय क्या होता है? जब दो या दो से अधिक मेटल आपस में एक साथ मिलते हैं और एक तीसरा ही मेटल बना देते हैं, तो इसी कंडीशन को हम अलॉय कहते हैं। जब जो चीज बन के नई तैयार होती है, उसी को हम अलॉय कहते हैं। एक वर्ड आपको बता दे रहा हूँ, पिताजी। पिता जी। जो पी का मतलब है यहाँ पे पीतल से है, ब्रास। पीतल कैसे बनता है? ता जी से। जब हम कॉपर को, या जिसे हम तांबा कहते हैं, जेड एन, जिंक से रिएक्ट करवाते हैं, जब कॉपर और जिंक को एक साथ मिला देते हैं पिघला के, तब आपका पीतल बनता है, जिसे हम ब्रास के नाम से जानते हैं। तो ये एक अलॉय का एग्जाम्पल है। कई बार सवाल में पूछा गया है, निम्न में से, यानी कि फ्रॉम द फॉलोइंग, एक को फाइंड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, कि इन चारों में से कोई एक चीज अलग है, वो बताओ क्या है। तो उसमें ये पीतल देता है, ब्रास। आपका और ऑप्शन में क्या क्या देगा? सोना दे दिया, तांबा दे दिया, चांदी दे दी, और फिर दे दिया आपका पीतल। तो पीतल अलग है, क्योंकि पीतल क्या है? ये एक अलॉय है। और बाकी क्या है? बाकी मेटल है। अब उसके बाद इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है थ्योरी के अंदर। अगर जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगे, ये एक सर्किट है, ये जितना भी ये बनाया हुआ है ना, ये सारा, ये एक सर्किट है। अब सर्किट के अंदर आपको दे देगा दो, R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 3 है, और R3 की वैल्यू 4 है। अब इसका रेजिस्टेंस बताना है क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है? RS बराबर, RS का मतलब होता है सम ऑफ रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पे 10 तक होते, R1 R2 R3 R4 R5 R6 7 8 9 10, तो हम क्या करते हैं? हम इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करते, हमें सिर्फ इतना करना था कि जितने भी हैं नंबर, उन सभी को ऐड कर दो सिर्फ। जैसे आपको सम बोला, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 3 5 और 4 9, तो 9 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। बस आपको इतनी ही कैलकुलेशन करनी है, इससे ज़्यादा की कैलकुलेशन है ही नहीं। ये सीरीज में है तो सीधा सम कर देना। आपको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या करेगा? 2.5 दे देगा, 1.5 दे देगा, और 3.5 दे देगा। इस कंडीशन में क्या करोगे? 5 दिया 15 का 5 लग गया, एक 3 और 3 6 1 7, 7.5, 7.5 हो गया। अगर पॉइंटों में दे तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, एग्जाम में कोई भी आपके जगह पे नहीं जाएगा, आप ही को मेहनत करनी है। हम सिर्फ आपका साथ दे सकते हैं जितना हमारे बस में है। इसके बाद हम प्यारे बच्चों और क्या देख सकते हैं? वोल्टेज है, वोल्टेज भी ऐसे काउंट होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी हैं वोल्टेज सभी को सम कर दो, आपका टोटल वोल्टेज आ जाएगा। रेजिस्टेंस का मैंने आपको बता ही दिया है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिससे आपसे सवाल फंसेगा ही फंसेगा, वो है रजिस्टर इन पैरेलल सीरीज। पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल। जब पैरेलल क्या होता है? पैरेलल होता है समांतर। जब देखो R1 अपॉन में, ये देखो R2 दे दिया यहाँ पे, और R3 दे दिया यहाँ पे, R1 R2 और यहाँ पे आ गया R3। अब इसमें आपको जब भी, और ये जो की है ना, की में देखो डॉट है, डॉट लगने का मतलब क्या है? ये जो बोर्ड है ये ऑन है, इस पूरी सर्किट के अंदर बिजली फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। बस आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं? इसकी कैलकुलेशन के लिए डिजिट हम वही रखते हैं, 2 3 और 4। इसमें फॉर्मूला बस अपॉन में चला जाता है, 1 अपॉन में R बराबर 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 3 अपॉन में 1 प्लस 4। बस इसमें और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। जिसको भी फ्रैक्शन की ऐड और सब्सट्रैक्शन आती है, वो आराम से इन सवालों को कर सकता है, इसलिए मैथ के ऊपर प्रॉपर जोर देना। अब इसके बाद आगे आगे देखते हैं। ये रहा फॉर्मूला रेसिप्रोकल का। जब जब भी पैरेलल में हो, पैरेलल में आपका ये वाला फॉर्मूला चलता है हमेशा। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
ये एक थ्योरी के लिए रिवीजन वीडियो है, इसको आप अगर 2 बार देख लेते हैं तो आपके आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपको पक्की बात है, आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचेगा जब आप मेंस के अंदर बैठे होंगे, बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम में, तब आपको आराम से सवाल समझ में आएँगे और आप उनका आंसर भी लिख सकते हैं। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि हम जो सीरीज में लगाते हैं उसकी अपेक्षा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो बेहतर है। क्यों? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर सर्किट ब्रोक हो जाता है, सीरीज के अंदर एक कमी है कि अगर एक बार भी एक सर्किट के अंदर कहीं से भी एक बल्ब भी फ्यूज हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, हमारे घर में 10 इक्विपमेंट हैं और एक बल्ब है, जैसे कि 3 बल्ब मान लिए, एक फ्रिज मान लिया, एक आपका वॉशिंग मशीन हो गई, एक टीवी हो गया और भी एक दो आइटम अदर। अगर मेरा एक बल्ब फूक गया किसी भी कारण से, तो होगा क्या, जितने भी बाकी आइटम है ना, जितने भी आर्टिकल हैं बिजली के, वो सारे ठप पड़ जाएंगे। इसी को हम कहते हैं सर्किट ब्रोकन, कि अगर एक बल्ब टूटा तो सारी चीज टूट जाएंगे। ये होता है सीरीज में। लेकिन वहीं पर अगर पैरेलल है तो एक बल्ब अगर आप बंद करते हैं तो बाकी बल्ब जलते रहेंगे, बाकी जितने भी इक्विपमेंट हैं वो चलते रहेंगे। दूसरा क्या है? डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब एक मान लेता हूँ एसी है और एक मान लेता हूँ आपका एलईडी बल्ब है। एसी को चलाने के लिए ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है और जो एलईडी बल्ब होता है उसको चलाने के लिए कम पावर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब हम सीरीज में लगाएंगे ना, तो एसी को जितनी पावर मिलेगी उतनी ही पावर आपको एलईडी बल्ब को मिलेगी। फॉर एग्जांपल 4 किलोवाट प्रति घंटा के हिसाब से या 4 यूनिट के हिसाब से एसी को मिल रही है, और एलईडी बल्ब को भी मैं 4 किलोवाट पर आवर की मैं पावर देता हूँ। होगा क्या? एसी तो प्रॉपर काम करेगा, लेकिन जो एलईडी बल्ब है वो फूक जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, और जैसे ही ब्लास्ट होगा तो बाकी जितने भी इक्विपमेंट हैं घर में सारे बंद हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट एप्लीकेशंस। जितने ज़्यादा इक्विपमेंट हैं वो हर एक की अलग अलग वांट होती हैं, उसकी नीड भी अलग अलग है। तीसरा क्या है? रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कम होता है। जो पैरेलल है ना, पैरेलल, उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोध कम होगा। लेकिन जो सीरीज है उसके अंदर प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। आज जुकाम है लेकिन फिर भी क्लास ले रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ आप भी मेहनत करें अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। अब आगे देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें डेफिनेशन लिख रखी है, आप देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। जब कोई भी बल्ब लगातार 1 घंटा या 2 घंटा जलता है तो उससे होगा क्या, थोड़ी देर में वो गर्म हो जाएगा। अगर आप उसे निकालना चाहेंगे तो आप इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, आपको एक कपड़ा हाथ पे लेना पड़ेगा तब जाके आप उसे निकालेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे ही हाथ लगाएंगे तो आपको पहली बात तो करंट लग सकता है और दूसरी बात वो इतना ज़्यादा गर्म होगा कि आपका हाथ जला दे। तो इसलिए अब इसके जो हीटिंग इफेक्ट है अब उसको हम पढ़ते हैं। कुछ एक फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? E इजकल टू पी टी। ई का मतलब एनर्जी, पी का मतलब पावर इंटू टाइम। इसी को सबसे सिंपल फॉर्मूले में लिखते हैं हम, H बराबर वी आई टी। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। बस इसमें यही 2-4 फॉर्मूले हैं, ज़्यादा इसमें फॉर्मूले नहीं है। जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ किससे रिलेटेड है? वो है हीटिंग इफेक्ट से। ठीक है। इट स्टेट, यह बताता है दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर, कि किसी भी रजिस्टर के अंदर कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है हीट। अब इसके बाद आगे देखते हैं, टंगस्टन का सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर अप्रोक्स सारे ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है? हीट किसके डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। ये जो सिंबल है ना, लेटा हुआ आर्ट जो बना रखा है, ये एक ऐसे बनता है इस तरीके से, और ये होता है समानुपाती, यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शनेट का सिंबल। अगर आई स्क्वायर जितना मैं करूंगा उसी के बराबर मेरे को हीट मिलेगी। ये फॉर्मूला ये बताता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आई की वैल्यू 4 है,
तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये हीट है वो 16 गुना बढ़ जाएगी, बस इसमें ये है। हीट और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ जाएगी। और इन्हीं दोनों से मिलके बना है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई का मतलब करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस और टी का मतलब टाइम यहाँ पे दे रखा है। जितनी देर बल्ब जलेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। प्रेस जितनी ज़्यादा देर तक, प्रेस यानी कि आयरन जिसे हम कहते हैं, जितनी ज़्यादा देर तक उसे प्लग में लगा के हम प्लग ऑन रखेंगे वो उतनी ज़्यादा हीट होती चली जाएगी। अब उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है 1 2, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इन 3 के बाद 1 2 3 के बाद हीटिंग इफेक्ट डिजायरेबल इन डिवाइस। कुछ एक डिवाइस ऐसे हैं जिन हम चाहते हैं कि वो हमेशा गर्म रहें, जैसे कि हीटर, आयरन प्रेस जिसे हम कहते हैं, बल्ब और फ्यूज। जब ये गर्म होते हैं तभी हमारा काम बनता है। अब उसके बाद कुछ एक है अनडिजायरेबल इन डिवाइस, जो कि हम नहीं चाहते गर्म हो लेकिन फिर भी गर्म हो जाते हैं। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है टीवी, चौथा है रेफ्रिजरेटर। उसके बाद मोबाइल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आई होप इतना बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट। फिलामेंट कौन सा लगता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, ये जो है वो है टंगिस्टन। टंगिस्टन का सिंबल क्या होता है, ये होता है डब्लू, बड़ा डब्लू बनाइएगा, वो टंगिस्टन का सिंबल है। अब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना होता है 3380, 3380। उसके बाद इसे के अंदर गैस भरी जाती है, जो आप पहले देखते होगे सूर्य बल्ब आते थे, 10 रुपए या 20 रुपए का आता था और 100 वाट का होता था इतना सा। अब उसके अंदर गैसेस होती थी, कौन कौन सी, पहली होती है नाइट्रोजन, दूसरी होती है आर्गन। इन दोनों की स्पेशलिटी क्या है, ये इनएक्टिव गैस है, यानी कि ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। अभी तो बच्चों ने देखे नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर लगाया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्यों, क्योंकि अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है ना तो उससे ये बचा लेता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसके अंदर एक तार होती है, वो तार फ्यूज हो जाती है, यानी कि वो टूट जाती है, जिसके कारण से जो आगे बिजली आ रही है वो रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ये आपका घर है, यहाँ पे एक ये खंबा है जिसके ऊपर बिजली की वायर जा रही है। अब होगा क्या, यहाँ से बिजली के तार आपके घर में कनेक्शन के लिए दिए। अब यहाँ पे इस तार के अंदर केवल जो लोड संभाल सकता है वो 1 यूनिट का संभाल सकता है, मान लेता हूँ मोटा मोटा। और आपके जितने भी घर में इक्विपमेंट लग रहे हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तो यानी आपका 1 यूनिट में काम हो जाता है। अब फ्यूज क्या करता है, जो आपका मीटर होता है ना, मीटर मीटर के जस्ट बाजू में आपका एक फ्यूज लगा रहता है। अब इसका काम क्या है, अगर 1 यूनिट की बजाय 4 यूनिट आ जाती है बिजली आपके घर में, कैसे, ओवरलोडिंग के थ्रू। तो जैसे ये 4 यूनिट आपके घर में एंटर हुई तो जो मीटर के बाजू में फ्यूज लगा ना, फ्यूज, ये फ्यूज टूट जाता है। इसके अंदर एक तार होता है वायर, वो टूट जाता है। उससे होगा क्या, जितने भी इक्विपमेंट है जो छोटे छोटे आपने लगा रखे हैं वो आपके सेफ हो जाते हैं। क्यों, जैसे ही ये फ्यूज टूट जाता है, अंदर ही इसका जो तार है वो टूट टूट जाएगा, तो जो बिजली का सर्किट है ना वो आगे बिजली फ्लो ही नहीं होने देगा। पहला पॉइंट। इन केस अगर ये 4 यूनिट आपके घर के अंदर फ्लो हो जाते तो होगा क्या, जितने भी आपके इक्विपमेंट है पहली बात तो फट सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बल्ब लगा रखा है, वो बल्ब फटेगा तो उसके जो कांच के टुकड़े हैं वो आपकी आंख में लग सकते हैं या अदर कोई भी चीज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। आई होप मेरे बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि किसके बने होते हैं फ्यूज, या तो टीन के या कॉपर और टीन के अलॉय के। अब इसके बाद ये सीरीज में लगते हैं इन लाइव वायर, यहाँ पे सीरीज का यूज होता है, लेकिन फ्यूज के बाद जब फ्यूज से आगे जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएंगी। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। और बस इतना ही है इसमें।
अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। जितना भी थियोरेटिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहीं तक के हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, सवाल फंसता है इलेक्ट्रिक पावर से। और बहुत ही सिंपल सवाल फंसता है, इसका ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जितनी भी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करी जाती है उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानते हैं। सिंबल क्या है इसका? पी। पी इजकल टू वी आई, सीधा सिंबल है। पी इजकल टू वी आई। वी का मतलब वोल्टेज, वोल्ट, और आई का मतलब करंट। और फॉर्मूले क्या है? पी इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कॉमर्शियल यूनिट क्या है? ये सवाल पूछा हुआ है, 2 से 3 बार पूछा हुआ है एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में। कॉमर्शियल यूनिट क्या है एनर्जी की, इलेक्ट्रिक एनर्जी की? तो हम इसे नाप जानते हैं किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट आवर। यूनिट में अगर नंबरिंग में बोले 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और इसी को हम एक यूनिट कहते हैं। या तो आप ये कह लीजिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, या फिर आप 1 यूनिट बोल दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी रिकमेंड करें, ताकि आप दोनों के बीच में कंपटीशन बने और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू।